हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 8 विज्ञान से संबंधित है। इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप के होंगे। इसमें जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्लास 8 साइंस से रिलेटेड होंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है गाजर, गाजर घास, तीसी और जूट। देखिए होता क्या है कि फसल पौधे के साथ घास फूस या अन्य अवांछनीय पौधे उगाते हैं जो कि फसल की पैदावार को कम करते हैं। इस प्रकार के घास फूस या अन्य अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहा जाता है, जिन्हें समय समय पर साफ करना आवश्यक हो ताकि फसल की पैदावार अधिक हो। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा खरपतवार है। इसका सही जवाब है गाजर घास। गाजर घास एक ऐसा अवांछनीय पौधा है जो फसल पौधे के साथ उगाते हैं। तो इस प्रकार गाजर घास एक प्रमुख खरपतवार है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं अनाज, फसल, कृषि और खेती। सही जवाब क्या होगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उससे हम फसल कहते हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है फलीदार फसल, रेशेदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों की ग्रंथियों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम जीवाणु कहा जाता है। ये जीवाणु पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रकार की फसल की जड़ों में ऐसी जीवाणु पाई जाती हैं। सही जवाब होगा फलीदार फसल, जिसे दलहन फसल भी कहा जाता है, यानी ऐसे फसल जिससे हमें दालें प्राप्त होती हैं जैसे कि चना, मटर इत्यादि। इस प्रकार की फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ऐसे फसल को फलीदार फसल कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है। ऑप्शन हमारे पास हैं वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु। कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनकी खेती गर्मियों के दिन में की जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। ऐसे फसल को जायद फसल कहा जाता है, यानी जायद फसल की खेती ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है कटाई, निराई, जुताई और सिंचाई। किसान बीजों को बोने से पहले मिट्टी को उलटते पलटते हैं और उससे पोला करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जुताई। फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन हमारे पास हैं उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता घटती है, उर्वरता अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। देखिए होता क्या है कि जब किसी किसान किसी खेत पर एक ही प्रकार के फसल बार बार लेते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और उस खेत की पैदावार भी कम हो जाती है। इससे बचने के लिए किसान क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के फसल एक अनुक्रम में, एक निश्चित क्रम में वे बार बार बोते हैं ताकि अलग अलग प्रकार की फसल का उत्पादन उस खेत से किया जाए। इस पद्धति को कहा जाता है फसल चक्रण पद्धति। तो अगर किसान फसल चक्रण पद्धति अपनाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है धान, मक्का, सोयाबीन और गेहूं।
सही जवाब होगा गेहूं। गेहूं एक रबी फसल है। जिस फसल की खेती शीत ऋतु में की जाती है उससे रबी फसल कहा जाता है। गेहूं की खेती शीत ऋतु में की जाती है, इसलिए गेहूं एक रबी फसल है। जबकि धान, मक्का और सोयाबीन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, अर्थात धान, मक्का और सोयाबीन खरीफ फसल का उदाहरण है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? ऑप्शन दिया गया है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। सही जवाब है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा जाने वाला प्रतिजैविक है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है भंडारण, निराई, थ्रेसिंग या कटाई। जब अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेसिंग। रेशेदार फसल का उदाहरण है। ऑप्शन है सूर्यमुखी, चना, गेहूं और कपास। सही जवाब है कपास। कपास एक ऐसा फसल है जिससे हमें रेशें प्राप्त होती हैं। रेशों से हम कपड़ा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण करते हैं। इस प्रकार रेशेदार फसल का उदाहरण है कपास। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव है। ऑप्शन दिया गया है बेसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस। हम अपने दैनिक जीवन में दूध को दही में परिवर्तित होने की परिघटना से वाकिफ हैं। दूध दही में परिवर्तित होता है एक विशेष प्रकार के जीवाणु की मदद से। इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। यानी दूध दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की मदद से ही परिवर्तित होता है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? ऑप्शन दिया गया है मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी या घरेलू मक्खी। मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को जब एक मच्छर, जिसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर, जब एक मलेरिया पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो फिर मलेरिया पीड़ित व्यक्ति से रोगाणु उस मच्छर के शरीर में आ जाता है। फिर ये मादा एनोफिलीज मच्छर जब एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया से पीड़ित हो सकता है। यानी मलेरिया रोग मच्छर के काटने से हो सकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है दाल, फल, शहद और चावल। सही जवाब होगा शहद। शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन चार ऑप्शन में से शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जंतुओं से प्राप्त होता है। बाकी अन्य ऑप्शन जैसे कि दाल, फल, चावल इत्यादि ये पौधों से प्राप्त होते हैं। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूध को खराब होने से बचाने के लिए पैकेट में डालने से पहले दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है। इसके करने से क्या होता है कि दूध बहुत जल्द खराब नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि दूध को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है और पैकेट में बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। निम्न में से किसमें सेलुलोज की प्रधानता होती है? ऑप्शन दिया गया है कागज, रबर, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कागज। कागज में सेलुलोज की प्रधानता होती है। कागज का निर्माण घास फूस एवं पौधे के विभिन्न हिस्सों से की जाती है और इन सभी पदार्थों में सेलुलोज की प्रधानता होती है, अर्थात कागज में सेलुलोज की प्रधानता होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है धातुओं के किस गुण के कारण
उनके तार खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता या धात्विक चमक। धातुओं की एक गुण होती है कि धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं रेयान, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और नायलॉन। इन चार ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन को चुनना है। नायलॉन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा रेशा है जो बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन दिया गया है पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक और नायलॉन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेलुलोज, जो कि एक प्राकृतिक बहुलक है। सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या सोना। सही जवाब है पोटेशियम। पोटेशियम ऐसा धातु है जो अन्य धातु की तुलना में ये सबसे अधिक सक्रिय है। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु है। ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं सोडियम, सीजियम, गैलियम और पारा। कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाए जाने वाला धातु एकमात्र धातु है पारा। जीवाणुओं द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जैव न्यूनीकरणीय, जैव अन्यूनीकरणीय, संश्लेषित रेशे या अपघटक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु और कवक आसानी से अवघटित कर देते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। धातुओं के किस गुण के कारण उन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है तन्यता, आघातवर्धनीयता, कठोरता या धात्विक चमक। धातुओं की एक खास गुण है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर उन्हें पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कोयला बनने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया गया है 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष या इनमें से कोई नहीं। हमारे पृथ्वी की गहराई में कोयले का प्रचुर भंडार है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए और ये पौधों के जो अवशेष हैं ये जब लाखों वर्ष तक मिट्टी के अंदर रहे तो अत्यधिक दाब और ताप की स्थिति में ये कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कोयला बनने में समय लगने वाला जो है वह है लाखों वर्ष। अब इस प्रश्न में पूछा गया है एक अधातु जिसमें चमक होती है। सामान्य रूप से धातुओं में चमक होती है परंतु अधातुओं में चमक नहीं होती है। परंतु इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक ऐसा अधातु जिसमें धातुओं की तरह चमक होती है। ऑप्शन हमारे पास है सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन और कार्बन। सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन एक अधातु होने के बावजूद भी इसमें धातु जैसी चमक होती है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। ऑप्शन हमारे पास है पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी या इनमें से कोई नहीं। गाड़ियों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। यही कारण है कि आजकल बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ईंधन, ऑक्सीजन, कार्बन या जल। कोई भी पदार्थ तब जलता है जब वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी दहन का पोषक पदार्थ होता है ऑक्सीजन।
पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद का सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कोक, पैराफिन, कोल गैस या बिटुमेन। पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमेन और इसका उपयोग किया जाता है सड़क के निर्माण करने के लिए। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होते हैं मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन या प्रोपेन। सही जवाब होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक मीथेन होता है। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? ऑप्शन हमारे पास है लोहा, कांच, बालू और कागज। तो इन चार ऑप्शन में से कागज एक ऐसा पदार्थ है जो जल सकता है, यानी कागज एक दहनशील पदार्थ है, जबकि लोहा, कांच और बालू ये अदहनशील पदार्थ हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है? ऑप्शन हमारे पास है स्वतः दहन, विस्फोट, मंद दहन या इनमें से कोई नहीं। दहन की गति के आधार पर दहन को तीन भागों में बांटा गया है, स्वतः दहन, विस्फोट और मंद दहन। अगर हम स्वतः दहन की बात करें तो जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, श्वेत फास्फोरस जो वायु के संपर्क में आने मात्र से ही अपने आप जल उठता है, इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहा जाता है। अगर हम विस्फोट की बात करें तो ऐसा दहन जो अत्यधिक तीव्र गति से होता है, जैसा कि पटाखा का दहन, यह विस्फोट का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर हम मंद दहन की बात करें तो लकड़ी का जलना, यह दहन धीरे धीरे होता है, जैसे कि लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, कागज का जलना, ये मंद दहन का उदाहरण है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा मंद दहन। ईंधन के ऊष्मीयमान को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन है किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल या किलो प्रति जूल। सबसे पहले तो हमें समझना होगा किसी ईंधन के ऊष्मीयमान क्या होता है। कोई भी ईंधन के 1 किलोग्राम की मात्रा को जलाने से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उससे उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। यानी ऊष्मीयमान को व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के ईंधन में कितना किलो जूल ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है ज्वलन ताप, ज्वाला, ज्वलनशील पदार्थ या दहनशील पदार्थ। कोई भी ईंधन तभी जलता है जब उस ईंधन को एक न्यूनतम ताप की प्राप्ति होती है। इस न्यूनतम तापमान को उस ईंधन का या फिर उस दहनशील पदार्थ का ज्वलन ताप कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज्वलन ताप। स्वतः दहन की परिघटना देखा जा सकता है। ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, लकड़ी, पटाखा या पेट्रोल। कुछ ऐसे दहनशील पदार्थ होते हैं जो वायु के संपर्क में आने मात्र से ही जल उठते हैं, जैसे कि श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस श्वेत दहन की परिघटना दिखाता है। कारण क्या है कि श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर डुबाकर रखा जाता है और जैसे ही इससे जल से बाहर निकाला जाता है ये वायु के संपर्क में आता है और वायु के संपर्क में आने मात्र से ही ये अपने आप जल उठता है। इस प्रकार श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन की परिघटना प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है विस्फोट दहन का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है लकड़ी का जलना, तेल का जलना, पटाखा का दहन या इनमें से कोई नहीं। विस्फोट दहन ऐसा दहन होता है जिसमें कोई ईंधन पदार्थ अत्यधिक तीव्र गति से दहन करता है, जैसे कि पटाखा का दहन। अर्थात पटाखा का दहन एक विस्फोट का उदाहरण है। दहन के लिए आवश्यक शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति या उपर्युक्त सभी। कोई भी पदार्थ के दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त हैं। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति,
यानी दहन तभी होगा जब कोई दहनशील पदार्थ उपस्थित हो, जैसे कि लकड़ी, कागज, पेट्रोल इत्यादि। इसी प्रकार अगला शर्त है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन। कोई भी पदार्थ का दहन तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं हो सकता है। यानी दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी अनिवार्य है। अगला जो शर्त है वह है ज्वलन ताप की प्राप्ति। कोई भी पदार्थ का दहन तभी संभव है जब एक न्यूनतम तापमान उस वस्तु को प्राप्त हो जिससे उस ईंधन का या उस वस्तु का ज्वलन ताप कहा जाता है। इस प्रकार दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त हैं: दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी या हाइड्रोजन। सही जवाब है हाइड्रोजन, क्योंकि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के दहन से पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, जो कि लकड़ी, केरोसिन या फिर एलपीजी से प्राप्त नहीं होती है। अर्थात इन 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन है हाइड्रोजन। विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑप्शन दिया गया है रेत, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। जब किसी विद्युत उपकरण में आग लगे तो इसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए रेत सुविधाजनक नहीं है और जल से हम विद्युत उपकरण में लगी आग को नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक है जिसमें आग बुझाने वाले को विद्युत का झटका लग सकता है। इस प्रकार विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रश्न में पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है जड़ में, हरी पत्तियों में, भूमिगत तना में या वायवीय तना में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पौधों की कोशिका में एक विशेष प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, यानी एक विशेष प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल होने के कारण वे हरे रंग के होते हैं। इस प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो कि पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। इसी कारण से पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, अर्थात क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरी पत्तियों में। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है वनोन्मूलन, पुनर्वन रोपण, वृक्षारोपण या वन्य प्राणी अभयारण्य। वृक्षों की कटाई करके वनों को समाप्त करने की क्रिया को वनोन्मूलन कहा जाता है। वनोन्मूलन का कारण है, यानी किस कारण से वृक्षों की कटाई की जाती है? ऑप्शन दिया गया है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग या उपर्युक्त सभी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवन निर्माण करता है, सड़क की निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित करता है। इसके कारण उन्हें जमीन की आवश्यकता होती है और यह जमीन उन्हें वनों की सफाई करके प्राप्त करता है। इस प्रकार वनोन्मूलन का कारण है उपर्युक्त सभी। पौधों के हरा रंग का कारण है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो प्लास्टिड पाया जाता है ये 3 तरह के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह रंगीन होता है, जैसे कि पीला, गुलाबी, लाल इत्यादि। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वे हरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधों के हरे रंग का कारण है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? चूंकि हम जानते हैं कि वृक्षों की कटाई पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता है, अर्थात वनोन्मूलन का हमें स्थायी हल चाहिए। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? ऑप्शन दिया गया है पुनर्चक्रण, मरुस्थलीकरण, वन्य प्राणी अभयारण्य या पुनर्वन रोपण। इसका स्थायी हल है पुनर्वन रोपण,
यानी काटे गए वृक्ष के स्थान पर नए वृक्ष की रोपण करके हम वनोन्मूलन का स्थायी हल निकाल सकते हैं। यानी वनोन्मूलन का स्थायी हल है पुनर्वन रोपण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड या केंद्रक। सही जवाब होगा लाइसोसोम। कोशिका में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं और अगर किसी कारण से लाइसोसोम फट जाए और उसमें स्थित जो एंजाइम है वह कोशिका द्रव्य में आ जाए तो पूरे कोशिका की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक कोशिक जीव का उदाहरण है। ऑप्शन है मक्खी, हाइड्रा, फीताकृमि या अमीबा। सही जवाब है अमीबा। अमीबा एक कोशिक जीव है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी कुछ उसी प्रकार है। नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है और एक नए कोशिका का विकास होता है जिससे युग्मनज कहा जाता है। परंतु इस प्रश्न में पूछा गया है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास दिया गया है युग्मनज, निषेचन, परागन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। नर और मादा युग्मक के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है इससे निषेचन कहा जाता है। कोशिका की खोज कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1660 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या 1665 ईस्वी में। यह घटना 1665 ईस्वी में हुई। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसों को काटकर अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और इस प्रकार उन्होंने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई। जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है जरायुष जंतु, अंडप्रजक जंतु, स्तनधारी जंतु या इनमें से कोई नहीं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ ऐसे जंतु हैं जो अंडे देती हैं जबकि कुछ ऐसे जंतु हैं जो एक विकसित शिशु को जन्म देती हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देती हैं उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा अंडप्रजक जंतु। ऐसे जंतु जो अंडे देती हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं युग्मनज, मुकुल, शुक्राणु या भ्रूण। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संयोजन होता है और इस प्रकार संयोजन होने के परिणाम स्वरूप एक नए कोशिका का विकास होता है जिसे युग्मनज कहा जाता है। जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य। सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी संरचना पाई जाती है जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह पादप कोशिका में उपस्थित होता है परंतु जंतु कोशिका में यह पाया नहीं जाता है। इस प्रकार कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन हमारे पास हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम या केंद्रक। सही जवाब है प्लास्टिड। प्लास्टिड ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देती है उसे कहते हैं जरायुष जंतु, अंडप्रजक जंतु, स्तनधारी जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जरायुष जंतु। जो जंतु अंडे न देकर अपने जैसे शिशु को जन्म देती हैं
वैसे जंतु को जरायुज जंतु कहा जाता है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 4, 3, 5 या 2? आप इस चित्र में देख सकते हैं मोमबत्ती के ज्वाला को दिखाया गया है। इस ज्वाला का सबसे बाहरी भाग जो कि नीले रंग का होता है, यह सबसे गर्म भाग होता है। ज्वाला का मध्य भाग पीले रंग का होता है जो कम गर्म वाला क्षेत्र होता है, और ज्वाला के सबसे आंतरिक भाग काले रंग का होता है जो सबसे कम गर्म वाला होता है। इस प्रकार ज्वाला के कुल 3 क्षेत्र होते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए उत्तरदायी बल है। ऑप्शन हमारे पास हैं चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्व बल। जब हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो बाल बिखर जाता है। कारण क्या है कि घर्षण के कारण बाल और कंघी दोनों आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित होने के कारण बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रकार प्रतिकर्षित का कारण है स्थिर विद्युत बल। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्थिर विद्युत बल। आंतरिक निषेचन होती है। ऑप्शन है मादा के शरीर में, नर के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर या नर के शरीर के बाहर। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया, निषेचन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में संयोजन करके एक युग्मनज का विकास करते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, और जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि आंतरिक निषेचन होती है मादा के शरीर में। मानव कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? पहला ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, अगला ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक, और अंतिम ऑप्शन दिया गया है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। मानव कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? हमारी कानें सभी प्रकार के ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकती हैं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक होती है, केवल हमारी कानें उन्हीं ध्वनि तरंगों को सुन पाती हैं, और इसी तरंगों के परास को श्रव्यता परास कहा जाता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है लैरिंक्स, एडम्स एप्पल या कंठमणि, थायराइड या स्वरयंत्र। जब लड़का यौवनारंभ की अवस्था में कदम रखता है तो उसके गले में एक उभार आता है, और इस उभार के कारण उसके आवाज में एक प्रकार का भारीपन आता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि गले में उभरा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा एडम्स एप्पल यानी कंठमणि। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और वैद्युत बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्व बल के द्वारा आकर्षित करती है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है चिप्स, नूडल्स, केक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, या शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। जब बच्चे किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें फास्ट फूड से बचना चाहिए और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ही लेना चाहिए। इस प्रकार किशोर के लिए सर्वोत्तम आहार है रोटी, दाल और सब्जियां। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है स्नेहक, तेल, घर्षण रहित और इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के मशीनों में या फिर कल कारखानों में घर्षण को कम करने के लिए कुछ पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रीस, तेल इत्यादि। इस प्रकार के पदार्थ के उपयोग करने से मशीनों में घर्षण कम हो जाते हैं।
इस तरह के पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिकर्षण, दाब, शक्ति या अपकर्षण। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल का उदाहरण है? ऑप्शन हमारे पास हैं गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल। संपर्कित बल किससे कहते हैं? ऐसा बल जिसमें वस्तुओं के मध्य बल तभी लगता है जब वे वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और असंपर्कित बल ऐसे बल हैं जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए बिना लगता है। इस प्रकार के बल को असंपर्कित बल कहा जाता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि संपर्कित बल का उदाहरण क्या है, तो वह है घर्षण बल। घर्षण बल तभी लगता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आता है, जबकि गुरुत्व बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल बिना संपर्क में आए ही लगता है, अर्थात ये असंपर्कित बल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है घर्षण बल। मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या 25 जोड़े। मानव कोशिका में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दाब का मात्रक है, ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, पास्कल, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दाब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। इस प्रकार दाब का जो मात्रक होगा वह होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, परंतु न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दाब का मात्रक दोनों है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी और पास्कल भी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। इस प्रश्न में पूछा गया है किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन है? ऑप्शन है दाब, द्रव्यमान, शक्ति या बल। दाब का मात्रक पास्कल होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, शक्ति का मात्रक वाट और बल का मात्रक न्यूटन होता है, अर्थात सही जवाब है बल। अगला प्रश्न है घर्षण होता है हमेशा हानिकारक, हमेशा लाभदायक, कभी हानिकारक तो कभी लाभदायक, या न तो हानिकारक और न ही लाभदायक। घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है। घर्षण के कारण मशीनों के पार्ट्स पुर्जे घिस जाते हैं, जिसके कारण पार्ट्स पुर्जे का क्षति हो जाता है। इस प्रकार घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। साथ ही साथ घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं, हम किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं, गाड़ियों में ब्रेक लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार घर्षण कभी हानिकारक भी हो सकते हैं तो कभी लाभदायक भी हो सकते हैं, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है अधिक, कम, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। जब हम कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं तो सतह अधिक चिकनाई हो जाती है, जिसके कारण घर्षण कम हो जाता है। निम्न में से किसके आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक है? ऑप्शन है छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की या पुरुष की। जो आवाज पतली होती है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, अर्थात सही जवाब होगा छोटी बच्ची की। छोटी बच्ची की आवाज काफी पतली होती है, जिसके कारण इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन हमारे पास है आयाम, तारत्व, आवृत्ति या फिर अंतिम ऑप्शन दिया गया है तरंग दैर्घ्य। ध्वनि की प्रबलता उसकी आयाम पर निर्भर करती है। अगर किसी ध्वनि की आयाम अधिक होगी तो उस ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी, अगर आयाम कम होगा तो प्रबलता भी कम होगी। अब अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जंतु में होता है? ऑप्शन हमारे पास है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया या हाइड्रा।
सही जवाब होगा हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। इस विधि में क्या होता है कि एक हाइड्रा वृद्धि करके एक वयस्क हाइड्रा बनता है। फिर धीरे धीरे इस हाइड्रा के शरीर में एक मुकुल जैसी संरचना विकसित होती है जो समय के साथ बढ़ती चली जाती है। अंत में ये मुकुल जब बड़े होकर एक हाइड्रा बन जाती हैं तो ये अपने पैतृक हाइड्रा से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती हैं। इस विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है, अर्थात हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। अब अगला प्रश्न, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? आपने देखा होगा कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाया जाता है। इसको चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है क्रोमियम, लोहा, एल्युमिनियम या टिन। सही जवाब है क्रोमियम। इसको चमकदार बनाने के लिए क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन दिया गया है 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। स्त्रियों में 28 दिन के पश्चात मासिक स्राव की क्रिया होती है। पराश्रय ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन हमारे पास हैं 2000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वैसे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उस प्रकार के ध्वनि तरंगों को पराश्रय ध्वनि तरंगे कहा जाता है। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम और रबर। लोहे से बने पदार्थों को जंग से बचाने के लिए जस्ते का विद्युत लेपन किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है यशोद लेपन। अब इस प्रश्न में पूछा गया है आवृत्ति का मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, हर्ट्ज या सेकंड। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। विपरीत आवेशों के बीच होता है। ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं। विपरीत आवेशों के मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है? यानी अगर एक धन आवेशित वस्तु हो और एक ऋण आवेशित वस्तु हो तो दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऑप्शन दिया गया है भूकंप, सुनामी, बाढ़ या तड़ित। सही जवाब है तड़ित। तड़ित झारखंड की एक प्रमुख आपदा है जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। निम्न में से विद्युत धारा का सुचालक है। ऑप्शन दिया गया है लकड़ी, रबर, पीतल या कागज। जिस पदार्थ से विद्युत धारा का गमन हो सकता है उससे विद्युत का सुचालक कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में से पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इस प्रकार मिश्र धातु होने के कारण यह विद्युत धारा का सुचालक है, जबकि लकड़ी, रबर और कागज ये विद्युत धारा का कुचालक पदार्थ है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए या प्रकाश अवशोषित करने के लिए। भवनों या विद्यालयों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। इससे तड़ित चालक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग विद्युत विसर्जन से बचने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है सूर्य, मानव, लकड़ी या दीवार। वैसे वस्तु जिसका अपना प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है।
इन चार ऑप्शन में से सूर्य का अपना प्रकाश है, अर्थात सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ऑप्शन हमारे पास है धन आवेश, ऋण आवेश, धन एवं ऋण आवेश दोनों, या कोई आवेश नहीं। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच और रेशम दोनों आवेशित हो जाते हैं। कांच धन आवेश अर्जित करता है जबकि रेशम ऋण आवेश अर्जित करता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि रेशम कौन सा आवेश उत्पन्न करता है, तो रेशम ऋण आवेश अर्जित करता है। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है। ऑप्शन हमारे पास है 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। ऑप्शन हमारे पास है 5, 6, 7 या 4। श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश को कांच की एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इन सभी रंगों का नाम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इस प्रकार श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है आवेश, तड़ित, प्रतिकर्षण या भूकंप। सही जवाब होगा तड़ित। आकाशीय विद्युत विसर्जन को तड़ित के नाम से जाना जाता है। मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु को हमारे नेत्र से एक न्यूनतम दूरी पर रखनी होती है, यानी उससे कम दूरी पर अगर रखा जाए, यानी अत्यधिक समीप अगर रखा जाए तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी कोई भी वस्तु को अगर हम आंख के बहुत ही नजदीक लाकर रखें तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी एक ऐसी दूरी जिससे कम दूरी पर हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, वह दूरी क्या होती है। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि ऑप्शन दिया गया है घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जब हम बर्फ पर चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं। कारण क्या है कि सतह की चिकनाई बहुत अधिक होती है जिसके कारण घर्षण कम होता है, और घर्षण कम होने के कारण हम फिसल जाते हैं। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल या धूमकेतु। हमारे सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु होते हैं, परंतु तारामंडल हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब इस प्रश्न में पूछा गया है पर्यावरण का अजैविक कारक है। ऑप्शन दिया गया है मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे या पक्षी। अजैविक कारक यानी ऐसे कारक जिसमें जीवन नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से मनुष्य, पेड़ पौधे और पक्षी में जीवन है, अर्थात ये जैविक कारक हैं, परंतु वायु में कोई जीवन नहीं है, अर्थात वायु एक अजैविक कारक का उदाहरण है। ध्वनि संचारित हो सकती है। ऑप्शन दिया गया है केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल गैसों में या फिर ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। सही जवाब है ऑप्शन डी। ध्वनि संचारित हो सकती है ठोसों में भी, द्रवों में भी और गैसों में भी। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है शुक्र, बृहस्पति,
यूरेनस या मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइरिस यानी परितारिका, कॉर्निया, पुतली या रेटिना। मानव नेत्र के लिए रंगीन भाग के लिए जो उत्तरदायी संरचना है वह है आइरिस यानी परितारिका। परितारिका के रंग के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों के आंखों का रंग अलग अलग होता है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, बुध, शुक्र या शनि। हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन दिया गया है 7, 6, 5 या 8। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों का नाम सूर्य के दूरी के अनुक्रम में अगर हम बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक हैं बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। सन 2006 के पहले की किताबों में हमारे सौर परिवार में कुल 9 ग्रहों का जिक्र मिलता है। इनमें प्लूटो को पहले एक ग्रह के रूप में सूची में शामिल किया गया था, परंतु सन 2006 के बाद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस प्रकार वर्तमान में हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह ही है। निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? ऑप्शन है सीरियस, मंगल, बुध और शनि। सही जवाब है सीरियस। सीरियस एक ग्रह नहीं बल्कि यह एक तारा है। अगला प्रश्न है खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन दिया गया है किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष या सौर वर्ष। खगोलीय पिंडों की दूरी बहुत अधिक होती है। इतनी दूरी को मापने के लिए मीटर या किलोमीटर जैसे इकाई बहुत ही छोटी पड़ जाती हैं। इसीलिए खगोलीय पिंडों की दूरी को नापने के लिए एक विशेष प्रकार के इकाई का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जितनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। चूंकि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शनि या शुक्र। हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आजकल प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। हम दिनों दिन पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार के ईंधन के दहन से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये गैसें जब वर्षा जल के साथ मिलती हैं तो क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल बनाते हैं और ये अम्ल जब वर्षा जल के साथ मिलकर हमारी धरती पर आती हैं तो इसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों, अर्थात सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करती हैं, ठीक इसी प्रकार ग्रह के चारों ओर जो खगोलीय पिंड परिक्रमा करती हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। अर्थात जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी के उपग्रह की तो पृथ्वी के उपग्रह है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। वैसे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करती हैं उसे उपग्रह कहा जाता है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा या फिर ओजोन की बढ़ती मात्रा। आजकल प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले रही है।
प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी की तापमान दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। कारण क्या है कि हमारे वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो हमारी पृथ्वी की ऊष्मा बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोका जाता है। इस प्रकार जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो विश्व तापन जैसी परिघटनाएं दिखाई देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, यानी ऑप्शन सी। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, मंगल या शुक्र। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद पूरब दिशा में सुबह के समय और शाम के समय पश्चिम दिशा में आसमान में एक तारे जैसी दिखाई देती हैं। ये वास्तव में यह शुक्र ग्रह है। इसी कारण से शुक्र ग्रह को प्रभात तारा या फिर साय का तारा कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 8 साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।